बाल झड़ना और गंजापन आजकल पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक आम समस्या है। ये समस्या चाहे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, तनाव, खानपान या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, बालों का झड़ना न केवल आपके लुक्स को बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। इस पूरी गाइड में हम हेयर लॉस और गंजेपन से जुड़ी हर बात को विस्तार से समझेंगे। इसमें शामिल होगा बाल कैसे बढ़ते हैं, हेयर साइकिल क्या है, बाल झड़ने का कारण क्या है, गंजेपन के अलग अलग प्रकार, इसके इलाज क्या क्या हैं और इसमें क्या खाना चाहिए। पहले हम जानते हैं बाल कैसे बनते हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं और लगभग 22 हफ्ते पूरे कर लेते हैं, तब तक हमारी पूरे शरीर के सभी हेयर फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। उस समय तक सारे हेयर फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद कोई नया हेयर फॉलिकल नहीं बनता। जो भी हेयर फॉलिकल्स बनता है वो आपके माँ के पेट में ही बन जाता है। पूरे सिर पर लगभग 1 लाख हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। हेयर फॉलिकल्स वो जगह होती है जहाँ से आपके बाल उगते हैं। कोई दूसरी जगह से आपके बाल नहीं उगते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स में से ही उगते हैं, जहाँ बाल की जड़ स्थित होती है और बाल वहीं जमे रहते हैं। ये वो हिस्सा है जो बालों के बढ़ने के लिए आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है। ये त्वचा के अंदर एक छोटे सैक की तरह होता है जहां बालों के बढ़ने की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। आप इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे एक बेबी कंगारू अपनी माँ की पाउच में रहता है, उसी तरह हमारे बाल इस फॉलिकल सैक के अंदर रहते हैं और धीरे धीरे वहीं से बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हेयर साइकिल। अब हम समझते हैं हमारे हेयर साइकिल के बारे में कि हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं, कैसे नेचुरली गिरते हैं। इस प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एनेजन फेज यानी ग्रोथ फेज। इसमें सबसे पहला चरण आता है एनेजन फेज, जिसे ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इस फेज में बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। किसी व्यक्ति के लिए ये बढ़ने का चरण 2 साल से 8 साल तक चल सकता है। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति का एनेजन फेज जितना रहेगा, उसका बाल उतना समय तक बढ़ेगा। उसके बाद जाके वो नेचुरली गिरते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी का एनेजन फेज 2 साल का है, तो उनके बाल 2 साल तक बढ़ते रहेंगे। अगर किसी का फेज 3 साल का है, तो उनके बाल 3 साल तक बढ़ेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के एनेजन फेज की लंबाई तय करती है कि उसके बाल कितने समय तक बढ़ेंगे। इसके बाद बाल बढ़ना बंद कर देते हैं और कैटेजन फेज में प्रवेश करते हैं। तो फिर आता है हमारा जो दूसरा फेज है, कैटेजन फेज। एनेजन फेज के बाद बाल कैटेजन फेज में प्रवेश करते हैं, जिसे ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है। ये चरण लगभग 2 हफ्तों तक चलता है। इस समय बाल और नहीं बढ़ते। इसमें बाल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उनका कनेक्शन टूट जाता है, जिसका मतलब है कि जो बाल पहले से बढ़ चुके हैं वे वहीं रहते हैं। अंततः जो बड़े हुए बाल होते हैं रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और हमारे सिर में वैसे ही पड़े रहते हैं वे बढ़े हुए बाल। ये ट्रांजिशनल स्टेज ही कैटेजन फेज कहलाता है। इसके बाद आता है जो है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज में जो बाल कैटेजन फेज के दौरान आराम कर रहे थे, रेस्टिंग फेज में चले गए थे, उनके नीचे से फिर से नया बाल बनना शुरू होता है। नए बाल उगने लगते हैं। जैसे ही नया बाल नीचे से बढ़ना शुरू होता है, ये धीरे धीरे पुराने आराम वाले बालों को ऊपर की ओर धकेलता है। इस प्राकृतिक धकेलने के कारण पुराने आराम वाले बाल धीरे धीरे गिर जाते हैं। इस प्राकृतिक बाल गिरने की प्रक्रिया को ही शेडिंग या एक्सोजन फेज कहा जाता है और ये पूरी तरह से हमारे बॉडी का सामान्य हिस्सा है। इसका मतलब हमारे बाल बढ़ते हैं, आराम करते हैं और गिरते हैं। फिर से नया बाल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बालों का ये प्रक्रिया चलता रहता है। इसके बाद आता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं या गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मेडिकल भाषा में बाल झड़ने को एलोपेशिया कहा जाता है। अगर आपको अपने सिर पर कहीं बॉल्ड पैच दिखने लगे या किसी हिस्से में बाल दूसरे हिस्सों की तुलना में पतले दिखने लगे या शुरुआती चरण में आपको लगे कि आपके बाल पतले और कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हेयर लॉस का अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके रोज़ाना 50 से अधिक बाल झड़ रहे हैं और प्राकृतिक हेयर साइकिल के अनुसार उतने नए बाल वापस नहीं उग रहे हैं, तो ये भी संकेत है कि आप हेयर लॉस से पीड़ित हैं। समय के साथ अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और झड़े हुए बालों की जगह नए बाल नहीं आए, तो ये स्थिति आगे चलकर गंजेपन में बदल सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हेयर लॉस का पैटर्न क्या है मेल और फीमेल में।
पुरुषों में बाल झड़ने का जो पैटर्न है वो आमतौर पर माथे के आगे की हेयरलाइन और सिर के पीछे वाला हिस्सा से शुरू होता है। समय के साथ ये दोनों क्षेत्र मिल जाते हैं और सिर के ऊपर जो बाल हैं उनकी घनी मात्रा घटकर साइड्स और पीछे तक सीमित हो जाती है। यही पैटर्न धीरे धीरे बढ़कर पूरा गंजापन तक ले जा सकता है। इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। इसे आमतौर पर मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में महिलाओं में बाल झड़ना धीरे धीरे होता है और कई वर्षों में दिखाई देता है। बाल खासकर सिर के ऊपरी हिस्से जो टॉप ऑफ द स्कैल्प है उस पर पतले और कमजोर होने लगते हैं। महिलाओं में आमतौर पर फ्रंट हेयरलाइन, माथे का अगला हिस्सा पर हल्की सी बालों की पतली रेखा बनी रहती है। ये आमतौर पर सुरक्षित रहती है गंजापन या बॉल्डनेस आने के बाद भी। महिलाओं को पूरी तरह गंजापन, कंप्लीट बॉल्डनेस बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हेयर थिनिंग अधिक दिखाई देती है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बाल झड़ने के कारण। आखिर ये हेयर लॉस क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? सबसे पहले समझते हैं, हमारे बाल झड़ने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, यानी जो गुण हमें मम्मी पापा से मिलते हैं, और दूसरा है लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसमें आपकी डाइट, आपका वातावरण, आपकी लाइफस्टाइल और आदतें आती हैं, जैसे स्मोकिंग, स्ट्रेस वगैरह। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, 90% हेयर लॉस का कारण जेनेटिक्स होता है और सिर्फ 10% लाइफस्टाइल की वजह से। मतलब अगर आपके जीन्स में गंजेपन की टेंडेंसी है तो चाहे आपका खाना पानी कितना भी अच्छा हो, लाइफस्टाइल कितना भी हेल्दी हो, फिर भी बाल झड़ेंगे। तो आपको करना क्या है? अगर आपके परिवार में खासकर पापा या मम्मी को हेयर लॉस की समस्या रही है तो लड़कों को 17-18 साल की उम्र से ही अपने बालों पर ध्यान देना चाहिए। अगर उस समय से बाल पतले होने लगें, छोटे होने लगें या ज़्यादा झड़ने लगें तो ये गंजेपन का शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर आप जल्दी ही किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो गंजेपन को काफ़ी लंबे समय तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में अगर थोड़ा बहुत बाल झड़ रहे हैं तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी 7-8 दिन तक बाल नहीं झड़ते और अचानक हेयर वॉश वाले दिन ज़्यादा बाल घिर जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये सारे बाल वापस उगाते हैं। लेकिन अगर लगातार 2-3 महीने तक बाल झड़ते रहें तो ये अलार्मिंग साइन है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। बाल झड़ने के और भी कई कारण होते हैं, जिसमें से एक है टीलोजन इफ्लूवियम। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अस्थायी रूप से बाल गिरते हैं। इसका कारण होता है अगर आपने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है तो आपके बाल गिरते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है किसी बात का तो आपके बाल गिरते हैं, या आपको इमोशनल स्ट्रेन है, या अचानक आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल बदलाव हुआ तो आपके इन सभी कारणों से बाल गिरते हैं। गुड न्यूज़ यह है कि जैसे ही आपने अपना स्ट्रेस खत्म किया या अपना डिप्रेशन खत्म किया तो बाल अपने आप वापस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ते हैं। जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी खत्म हुई तो फिर से उनके बाल वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म किया तो बाल वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा एक होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अगर आपके परिवार में हेयर लॉस की प्रॉब्लम रही है तो ये आपको भी हो सकती है। इसे कहते हैं वंशानुगत हेयर लॉस। इसमें शुरुआत में बाल पतले होते हैं और धीरे धीरे गंजापन आने लगता है। ये पुरुष और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है। इस हेरिडिटरी हेयर लॉस में आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन दोनों में पैटर्न अलग होता है। एक और कारण होता है जिससे आपके बाल गिरते हैं, जिसे एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। इसमें पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज होता है। मतलब आपकी अपनी इम्यून सिस्टम ही गलती से आपके हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है। इससे बाल अचानक से झड़ने लगते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से। एक होता है एनर्जिन इफ्लूवियम। इसमें बाल बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में गिरते हैं। ये आमतौर पर किसी बीमारी में दवाइयों के इस्तेमाल से होता है, जैसे कैंसर मरीजों में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के दौरान। कैंसर मरीजों में जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट के वजह से आपके बाल बहुत जल्दी और ज़्यादा गिरते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हेयर लॉस का इलाज कैसे और कितने तरह का होता है।
सबसे पहले आता है मेडिकेशन यानी दवाइयाँ। डॉक्टर सबसे पहले आपका डायग्नोसिस करते हैं। इसमें आपकी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट्स, डाइट सब देखी जाती है और फिर उसी हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। पहली दवा है मिनॉक्सिडिल। ये लोशन फॉर्म और स्प्रे फॉर्म में आता है। इसे सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को अच्छा पोषण मिलता है और बालों की ग्रोथ दोबारा शुरू हो सकती है। ये दवा FDA अप्रूव्ड है और हेयर लॉस के लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। दूसरी दवा है फिनास्टेराइड। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज। ये टेस्टोस्टेरॉन को बदलकर DHT बना देता है और DHT ही बालों को पतला करके झड़ने की वजह बनता है। फिनास्टेराइड इस एंजाइम की क्रिया को रोक देता है। नतीजा, बालों का झड़ना और पतलापन स्लो हो जाता है। ये दोनों दवाइयाँ गंजेपन के लिए बहुत असरदार हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। ये दवाइयाँ यंग लड़कियों और प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दी जाती। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मिनॉक्सिडिल लगभग पूरी तरह से सेफ मेडिसिन है, लेकिन फिनास्टेराइड के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। 95% लोगों में ये मेडिसिन सेफ रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सेक्सुअल लाइफ पर हल्का असर डाल सकती हैं। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर दवा बंद कर दी जाए तो शरीर जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स की। ये ट्रीटमेंट्स डॉक्टर के क्लिनिक में किए जाते हैं और हेयर लॉस कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार होते हैं। पहला है PRP थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट्स में से एक है। इसमें आपके शरीर से खून लिया जाता है, उसे प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाला जाता है और फिर उसी PRP को आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। PRP उन लोगों में भी किया जाता है जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और जिनका नहीं हुआ है। दूसरा है GFC थेरेपी यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसे एडवांस्ड PRP थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें भी खून लिया जाता है, लेकिन इसमें से सिर्फ खास ग्रोथ फैक्टर्स को निकाला जाता है, फिर उन्हीं को स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट और ज़्यादा टारगेटेड और इफेक्टिव माना जाता है। तीसरा है LLT यानी लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी। इसमें लो पावर की लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है और उनकी एनर्जी लेवल बढ़ाती है। इससे हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। इसमें किसी भी तरह का हीट इफेक्ट नहीं होता, इसलिए सेफ है। ये लेज़र लाइट अलग अलग डिवाइसेस में आती है, कोम्ब के रूप में और कैप के रूप में, लेकिन सबसे इफेक्टिव डिवाइस कैप फॉर्म वाला माना जाता है। अब हम जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको दवाइयों या क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट से अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी करा सकते हैं। इसके लिए कोई अपर लिमिट एज तय नहीं है और ना ही ऑफिशियली तौर पर कोई मिनिमम उम्र तय की गई है, लेकिन डॉक्टर आमतौर पर सलाह देते हैं कि आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादातर पुरुषों के लिए किया जाता है, क्योंकि उनमें गंजापन ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में ये बहुत कम मामलों में किया जाता है, जब दवाइयों और बाकी इलाज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ महिलाओं में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे जब जेनेटिक कारणों से माथा बहुत चौड़ा हो, जब महिलाओं को ग्रेड 3 हेयर लॉस हो, या फिर जब बाल इतने कम हो जाएं कि कंघी करके भी उन्हें छुपाया न जा सके। ऐसे दुर्लभ मामलों में ही महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके सिर से एक एक बालों को उनकी जड़ों या रूट्स के साथ निकाला जाता है। फिर जहां बाल लगाना होता है, उस सिर की त्वचा में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उनमें बाल लगाए जाते हैं। मान लीजिए किसी को 3000 बाल लगाने हैं, तो सिर के स्किन में 3000 छोटे छेद किए जाते हैं और उनमें एक एक करके बाल लगाए जाते हैं। सिर के उस हिस्से से बाल निकाले जाते हैं जहां बाल घने और मजबूत होते हैं, जैसे सिर के पीछे वाले और दोनों तरफ के हिस्से से। उन बालों को जड़ों सहित निकालकर वहां लगाया जाता है जहां बाल कम हैं या गंजापन है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर ये बाल वहीं से स्वाभाविक रूप से उगने लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में नए बाल लगाने के लिए कोई दूसरा बाल बाहर से नहीं लाया जाता, किसी और का बाल नहीं लाया जाता, बल्कि आपके ही सिर के बालों को निकालकर दोबारा लगाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय कुछ बीमारियों और साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। अगर किसी को ये बीमारियां हैं
तो पहले उनका इलाज और नियंत्रण किया जाता है, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और इससे हीलिंग या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसी तरह जिनको थायराइड अनकंट्रोल्ड है उन्हें पहले कंट्रोल में लाया जाता है, फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, नहीं तो उन्हें हीलिंग में दिक्कत हो सकती है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी अवॉइड किया जाता है और जिन हार्ट पेशेंट्स को हाल ही में स्टेंट लगाया गया है उनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड किया जाता है। सीधी बात यह है कि जिनके शरीर में कट लगने के बाद ब्लीडिंग टाइम कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट से बचना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ट्रांसप्लांट करते समय मरीज को हीलिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या न हो। अब हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट को ज़्यादातर लोग बहुत ही सेफ सर्जरी मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये सर्जरी है तो कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे हल्का दर्द, थोड़ी सूजन या फिर हल्का इन्फेक्शन। ये सब काफ़ी कॉमन होते हैं और ज़्यादातर लोगों में आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब अगर बात करें रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कभी-कभी एनेस्थीसिया या एंटीबायोटिक देने की वजह से कुछ अनकॉमन रिएक्शंस हो सकते हैं। इन्हें नेक्रोसिस कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम मामलों में होते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ सर्जरी है। छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो बस एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब इसके बाद हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के खर्च और उन विकल्पों के बारे में जो ट्रांसप्लांट ना हो पाने की स्थिति में उपलब्ध हैं, और इसके लास्ट में बात करेंगे हेयर लॉस के लिए क्या खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं खर्च की। हेयर ट्रांसप्लांट का खर्च क्लिनिक से क्लिनिक और डॉक्टर से डॉक्टर पर निर्भर करता है। अगर हम एक औसत की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है, और अगर हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए तो इसका रिजल्ट 15-20 साल तक या इससे भी ज़्यादा समय तक रह सकता है। इसीलिए हमेशा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से ही ट्रांसप्लांट करवाना बेहतर है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पूरी तरह गंजे हो चुके हैं। ऐसे मामलों में हेयर ट्रांसप्लांट संभव नहीं होता, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपके अपने बालों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब सिर पर पर्याप्त बाल ही ना हो तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के लिए और भी विकल्प होते हैं, जैसे हेयर पैच, नकली बालों को सिर पर ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है, विग यानी नकली बाल जिन्हें सिर पर लगाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हेयर फाइबर। ये स्प्रे जैसा होता है जो आपके बालों से चिपककर घनेपन का एहसास देता है और गंजेपन वाले पैच को बालों के रंग जैसा लुक देता है। इसे उन लोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें बाल कम हैं या ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो है बाल झड़ने को रोकने के लिए सही डाइट की। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं तो सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सही खाना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से पोषक तत्व हैं जो आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाएंगे। 1. प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अंडे, मछली, चिकन, दालें, बीन्स, दही और पनीर, ये सब आपके बालों को मजबूत बनाएंगे। 2. आयरन। आयरन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। इसके लिए पालक, चुकंदर, रेड मीट और दालें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। 3. जिंक और सिलीनियम। बाल टूटने और डैंड्रफ से बचने के लिए जिंक और सिलीनियम चाहिए। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और अंडे इसका अच्छा स्रोत है। 4. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपके स्कैल्प को पोषण देते हैं और सूजन को कम करते हैं। अखरोट, अलसी यानी तीसी के बीज, चिया सीड्स और फैटी फिश इसके बेहतरीन स्रोत हैं। 5. विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बाल झड़ सकते हैं। धूप में थोड़ी देर रहना और फोर्टिफाइड दूध, मशरूम और फैटी फिश लेना बहुत फायदेमंद है। 6. विटामिन ई। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। बादाम, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल आपके लिए अच्छे रहेंगे। 7. बायोटीन और विटामिन B12। अंडे, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और केले ये बालों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी विटामिन्स देते हैं। 8. विटामिन सी। सिट्रस फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, आंवला और शिमला मिर्च ये कोलेजन प्रोडक्शन और आयरन अवशोषण दोनों में मदद करते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, बालों की सेहत का राज सिर्फ बाहर की केयर में नहीं बल्कि अंदर की सही डाइट में भी छिपा है। याद रखें, बालों की हेल्थ आपके हाथ में है।
सही डाइट, सही केयर और सही जानकारी के साथ आप हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद और हेल्दी रहें।